अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सीनियर हसनात मलिक, जो सुप्रीम कोर्ट को एक तवील अरसा से कवर कर रहे हैं। आज इनको जो ज़हमत दी है उसका बुनियादी मकसद आप लोगों के साथ वो तमाम चीज़ें डिस्कस करना है, शेयर करना है जो हम देख रहे हैं। बिलखसूस चीफ़ जस्टिस बनने के बाद काजी फ़ाइज़ ईसा में कौन कौन सी तब्दीलियाँ आई हैं। जब वो चीफ़ जस्टिस नहीं बने थे हमारी उनके बारे में क्या राय थी और अब वो राय क्यों कर मुख्तलिफ हो चुकी है। क्या चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वाकई में NT-PTI चीफ़ जस्टिस के तौर पर जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे, और क्या माजी में जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी एक तलखी थी या इख्तिलाफ था आज वो सेम पेज पर आ गए हैं। मुख्तलिफ पहलू हैं, जजेस के साथ इख्तिलाफात भी हम देख रहे हैं इनके दौर में। हसनात मलिक साहब, आप बताइएगा कि क्या चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा जिस रोज़ 17 सितंबर को उन्होंने ओथ लिया बतौर चीफ़ जस्टिस, उसके बाद उनमें कोई तब्दीली आई है? क्यों कर आप इतने नाला हैं, उनसे नाराज़ हैं, क्या वजह है? देखिए, हमारी क्या मजाल है कि हम नाला हों। और देखें, बात यह है कि एक चीज़ है कि मेरा ख्याल है कि जो उनके हवाले से एक सोच थी कि वो एक रास द बोर्ड एक ही पैमाना रखेंगे, वो परसेप्शन जो है वो ख़राब हुई है। और वजह जो है वो आपने देखा कि जो अगर जैसे काजी फ़ाइज़ा को 6 महीने हो गए टेनोर संभाल अपना उनका, पहले 3 महीने वो उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, बल्कि PTI ने खाम-खा उनके कुछ ट्रोल्स, उनके खाम-खा हम उनको क्रिटिसाइज़ करते थे कि वो जैसे काजी फ़ाइज़ा दबाव डाल रहे हैं। जैसे काजी फ़ाइज़ा ने तो उनके लिए इलेक्शन इंश्योर कराया है और क्या करते। लेकिन जनवरी के बाद हमने देखा 13 जनवरी का फ़ैसला, जो मेरा ख्याल है कि इस तारीख़ का बदतरीन इस रीसेंट पास का फ़ैसला है और सबसे ज़्यादा नुकसान जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने अपना किया है। तारीख़ जब भी इलेक्शन होंगे तो ये जो फ़ैसला है 13 जनवरी का, ये इसको अच्छा नहीं समझा जाएगा हमेशा। और उसकी वजह यह है कि आपने प्योर टेक्निकल बुनियाद पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट थे लोगों के कि जी जो वो चाह रहे थे कि एक जमात को वोट दें अपनी पसंद के, उसको आपने महरूम कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि वो उन्होंने बड़ी ज़्यादती अपने साथ भी की, हर एक के साथ की। तो बेसिकली आप ये समझते हैं कि अब जो उनकी लेगेसी होगी वो वही 13 जनवरी का फैसला होगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए। फिर 13 जनवरी उसके बाद क्या हुआ कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन। मेरा ये है उसमें कि मेरे पास कोई एविडेंस तो नहीं है कि हुकूमत ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की ख्वाहिश पे ये GIT बनाई है, लेकिन जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ा GIT बनी हुकूमत और सहाफ़ियों को नोटिस आए, दर्जनों की तादाद में सहाफ़ियों को और कोर्ट रिपोर्टर को नोटिस आए कि जी आप 13 जनवरी के फैसले पे कंपेन चला रहे हैं। हालांकि वो फेयर क्रिटिसिज्म कंपेन वो थी जो इनके खिलाफ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया था उस वक्त हुई। कंपेन वो थी जो उमर अता बंदियाल के ख़िलाफ़ थी। कंपेन वो थी जो और कई जजेज़ के ख़िलाफ़ थी। अतर मिनल्ला, ये 6 जजेज़ के ख़िलाफ़ आजकल चल रही है, ये कंपेन होती है। ये कंपेन 13 जनवरी के फैसले पे कंपेन नहीं थी, वो एक एंगर था और क्रिटिसिज्म फेयर था जो आपने किया। और वो ज़्यादातर वो लोग कर रहे थे जो इनके हम ही थे मादी में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो सहाफ़ियों को नोटिस आने शुरू हो गए, उसमें जैसे काजी फ़ाइज़ा ने जिस तरीके से वो मामला टेकअप किया सुप्रीम कोर्ट में, सो मोटो एक पुराना पड़ा हुआ था, और उसमें जो रिमार्क्स आए कि सहाफ़ियों को कोड़े लगते रहे, आपको नोटिस आ गए तो क्या हो गया। तो वो उन्होंने बजाय तज़ीक का एक कंसर्न वही उन्होंने इस तरह कि अटॉर्नी जनरल जी एश्योरेंस ने हमने रिस्ट्रेनिंग आर्डर पास। तो सहाफ़ियों के क्रैकडाउन पे हमारा बड़ा है कि जी ये उनका वही जो उनकी खामोशी थी वो भी बड़ी अफसोसनाक। फिर आपने देखा कि असतूर के मामले में कि सहाफ़ी जजेस पे क्रिटिसिज्म पे उसको उठाया गया और जिस तरीके से रखा गया वो भी एक चीज़ है। अब ये चीज़ें तारीख़ में आ जाएंगी कि इसके पीछे कौन था, ये था, लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ा उसमें रोल जो है उसमें मायूसी हुई। फिर इसके बाद आता है 6 जजेस का लेटर। इसमें अगर आप देखें तो वो जो उनका तरीका पूरा ओवरऑल कंडक्ट रहा है उस पर बड़े सवालात उठे हैं। फिर जो मेरा है कि PTI के हवाले से कोई भी मामला है, अब इस वक्त देखें ना, 2 ग्रुप हैं पूरे हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में, एक है प्रो इमरान और एक है प्रो एस्टेब्लिशमेंट और PTI की लड़ाई है। अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ा बजाय इसके कि वो मेरे ख्याल में वो ये परसेप्शन ना डेवलप करने देते कि जी वो एक कैंप के साथ है। माजी में जो दूसरे जजेस पे इल्ज़ाम लगा, जो साकिब निसार की बाकिया, कि जी ये प्रो PTI जजेस हैं, तो काजी फ़ाइज़ा साहब को किसी तरह भी ऐसा परसेप्शन नहीं देना चाहिए था जिसमें वो एस्टेब्लिशमेंट के करीब है और मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट। माजी के मामला तो आप ठीक करते रहें ताकि आपकी लेगेसी भी बनती रहे, जो भी आपने जी बड़े बड़े, लेकिन बात यह है कि इस वक्त जो रियल इशू है वो है PTI वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट। उसमें आप कहाँ खड़े हैं? 9 मई का वाक़या हो, उसमें
कोई बात थी नहीं, आपने फैज़ाबाद पे उस पर जिक्र कर दिया। अच्छा, फिर वो जो ख़वातीन पाबंद सलासल हैं, देखें 6 दफ़ा उनको गिरफ़्तार किया जाता है। एक केस में वो ज़मानत देती हैं, दूसरे में अब मियाँ वाली केस में भी कोई गिरफ़्तारी है उनकी, उसमें जुडिशरी का रोल देखें ना। जस्टिस काजी फैसल अगर उस मामले का नोटिस लेके उन ख़वातीन को रिहा कर, उसमें PTI को क्या फ़ायदा होता? जस्टिस काजी फैसल का इमेज बेहतर होता है ना। मामले पर इन्होंने अपनी अहलिया को अपने साथ खड़े करके ओथ लिया, उसके ऊपर तनकीद हुई, बहरहाल उन्होंने एक पैगाम दिया। मर्डर केसेस में भी ख़वातीन, देखिए मैं आपको बताऊँ, बहुत एक 8-9 महीने अंदर रख लिया। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने 2012 से PTI को बनाया, इस्टेब्लिशमेंट ने, बजाय इसके कि आप क्यों अपने झोली में चीज़ें लेते हैं, वो जाने, उनका काम जाने। DHA में आपको पता है कि PTI वादे मार्जिन से इस्लामाबाद DHA में आपको पता है 2000 वोट दिया है PTI ने, 50 वोट दिया है नून लीग के तारिक फजल चौधरी और दूसरे वो, और 25-30 वोट किसी और कैंडिडेट ने लिए। ये जब इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में रिटायर्ड फौजी और ये सारे वोट PTI को दे रहे हैं और ये दे रहे हैं, तो जस्टिस काजी फैसल को आगे बढ़ के देखें मामलात अपने देखने थे, तो वो जो उनकी जो परसेप्शन थी ना एंटी PTI वाली, वो अपनी अनफॉर्चुनेटली वो उसको उन्होंने ख़त्म करने की, वो उन्होंने ख़त्म नहीं की और वो मज़ीद हुई। अब बताया जा रहा है कि इमरान खान आजकल लेटर लिख रहे हैं, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दी है। अच्छा, तो मेरी एक सीनियर, आज इस लेटर की आप बात करें, इससे पहले भी एक लेटर इमरान खान साहब लिख चुके हैं, उस पर भी जो उनका रिएक्शन था, जो रिस्पॉन्स था, वो भी तो कोई मुनासिब बात ये है ना कि आप के ख़िलाफ़ तो सब ने किया है। अगर आप कहते हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, तो PTI के साथ इस्टेब्लिशमेंट ने आपके साथ और ज़्यादा बुरा किया। अब अगर आप देखें, अब लोगों की सोच हो सकती है जी इस्टेब्लिशमेंट से PTI की सोच ज़्यादा वास्ट, लेकिन जज की कुर्सी पे तो हमें ये नहीं देखना ना कि किसकी सोच है, वो ये तो लोगों ने देखना है कि किसकी सोच है। आपको तो देखना है कि इसमें अगर आप जो है वो एक फ्री के साथ ऐसा तस्वीर। अब देखें फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का मामला 23 अक्टूबर को फैसला हो रहा है कि जी ये जो ट्रायल है मिलिट्री कोड ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इवन सिविलियन ट्रायल जो 45 साल से हो रहे थे वो भी गैर हैं। आपने किया क्या? आपने बेंच बनाया जिसमें जैसे अतर मिनल्ला जैसे जमाल मंदुखेल वोकल जजेस नहीं हैं, जैसे एजाज कहते हैं कि मैंने कहा था कि सीनियरिटी की बुनियाद पे जज, उसका जवाब जैसे काजी फैसल हर जवाब देते हैं, उसका जवाब लेटर का क्यों नहीं दे रहे? आज तक नहीं आया कि जी इनमें क्यों नहीं जैसे जमाल और जैसे अतर मिनल्ला और इन लोगों को बिठा। अच्छा, फिर सरदार तारिक साहब पे एतराज़ होता है, वो स्टे मिल जाता है, फिर केस लंबा चला जाता है, फिर सरदार तारिक साहब रिटायरमेंट से पहले रिक्यूज़ कर जाते हैं, हाँ जी ठीक है अब मुझ पे एतराज़ आप कर रहे हैं मैं उठ रहा हूँ। हालांकि सरदार तारिक साहब ने अपने पूरे कैरियर में उनकी वो गलती ने जो उन्होंने अलाउ किया, मेरा ख्याल है कि वो उनकी बहुत ज़्यादा उसका उनको नुकसान हो। अच्छा, उसके बाद केस नहीं लगता। अभी फुल को जब जैसे सरदार तारिक का रेफरेंस आता है तो काई साहब कहते हैं जो सरदार तारिक साहब पे एतराज़ था तो वो जस्टिफाइड नहीं था और ये था वो था और आपने केस नहीं लगा। फिर अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में 6 रुकनी बेंच बनता है 2 महीने बाद गलबन, और फिर केस देखें ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप बज़ाहिर ये लग रहा है कि 2 कैंप थे, एक प्रो PTI आपके साबिक जजेस जो थे, जो आपके एंटी जजेस थे साकिब निसार और उनकी जो करीबी, वो उधर थे, आप इधर खड़े हो गए। आप बताएं ना कि आप बीच में क्यों नहीं खड़े? आप नॉन अलाइन मूवमेंट भी तो होती है ना कि यार हमने दोनों ने तबाही की हुई है इस मुल्क। आप क्यों कर एक जज बनकर नहीं काम कर रहे? बात तो असल में ये है ना, आप क्यों काजी बनकर काम नहीं कर रहे? देखिए मैं कह रहा हूँ कि पोलराइज सोसाइटी है, नासुल मुल्क के दौर में मैं कहता हूँ कि एक मॉडल है पोलराइज था माहौल। PTI उन्होंने बड़ा मुश्किल टास्क था इंक्वायरी कमीशन, लेकिन उन्होंने जी नहीं धांधीवाल उन्होंने ऐसे कंडक्ट किया कि उन पे कोई इतराज़ नहीं करता कि वो प्रो PTI हैं प्रो नून है। इसी तरह और कई जजेस हैं, अतर मिनल्ला की हम 1000 चीज़ें हैं, लेकिन 4 साल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने गुजारा है, साफ़ी कहते हैं जी हमारे लिए बेस्ट थे, नून लीग कहती है हमारे लिए बेस्ट थे, PTI कहती है हमारे लिए बेस्ट थे, और कई कहते हैं हमारे लिए बेस्ट थे। वो सब की क्यों उन्होंने देखे ना, अतर मिनल्ला जैसे अतर मिनल्ला ने 4 साल जो भी जाए उसको जिस तरह भी चलाई हो चीफ जस्टिस की, उन्होंने उनके साथ हर कोई खुश, उन्होंने सारे अंदर आंजा राजी रखे नहीं, उनको पता था ना कि क्या किस तरीके से चीज़ों को किस तरह हैंडल करना है। तो ये जो चीफ जस्टिस की पोस्ट होती है ये एडमिनिस्ट्रेटिव, इसमें पॉलिटिकल जस्टिस भी करना होता है कि बैलेंस जो है कहीं इधर तो नहीं जा रहा इधर तो नहीं जा रहा। अब काजी साहब जो हैं वो उनको जो एक्सटेंशन की बातें हो रही हैं, उसकी मेन वजह यह है कि PTI को अगर ठिकाने लगाना है रगड़ा देना है तो एक ऐसा चीफ जस्टिस चाहिए जो खड़ा रहे। तो
देखें मैं कहता हूँ ये कोई अच्छी तो बात नहीं है ना, और रिफॉर्म की तो बात नहीं है कि रिफॉर्म देखें सुप्रीम कोर्ट में 4 जज नहीं लग रहे, 3 जज खाली सीटें खाली हैं और पेंडेंसी बढ़ रही है। कौन सा काम है जो अब जुडिशल रिफॉर्म का जो काजी साहब ने किया है, वो जो रूल्स बने हैं जुडिशल कमीशन के जैसे मंसूर अली शाह ने बनाए हैं, वो ड्राफ्ट आपको पता है 29 दिसंबर को फाइनल हो गया था, 15 जनवरी से पहले उन्होंने भेज दिया था, फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने हो गए, क्यों नहीं मीटिंग बुलाई जा रही थी, क्यों लंबा किया जा रहा है? तो काजी साहब जो है ना, बात यह है कि मैं कहता हूँ कि वो एहसानमंद उमर अता बंदयाल और गुलजार अहमद साहब को होना चाहिए कि उन्होंने कार्नर उनको रखा, कार्नर रखा तो उनकी जो ओपिनियन थी किसी हवाले से टूवर्ड पोलिटिकल केसेस कि क्या ओपिनियन है वो डिस्क्लोज नहीं हुई, वो हो ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि भाई वो हम तो समझ हर कोई समझ रहा कि, और हकीकत भी है कि पहले 3 महीने देखें, पहले 3 महीने में उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, जो भी है अपने आप को अपना हाउस इन ऑर्डर करने की कोशिश की उन्होंने। जब मामलात आए इलेक्शन, अब क्या ये जनवरी 13 का फैसला हो, साफियों पे क्रैकडाउन, PTI के और मामलात, 6 जजेस का मामला, तो इसमें मुझे ये बताएं कि, और एक बात अब हर कोई कहता है, वो कहते हैं नून वाले PTI वाले कि एक चीज़ बताएं, एक फ़ैसला बताएं जिससे मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के इंटरेस्ट इफेक्ट हुए हों, एक फ़ैसला बता दें आप ज़रा, आप भी करते हैं, मुझे बताएं। नहीं, मेरे जहन में तो ऐसा कोई भी नहीं आ रहा फैसला माजी में, अगर हम कह सकते हैं। नहीं, अब मुशर्रफ केस हो गया या लाहौर, वो माजी, वो पुराने किस्सा हो गया ना। इस वक्त जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के लिए मसला है वो PTI है, बिल्कुल। और मैं इसे ये कह रहा हूँ कि अगर PTI और इस्टेब्लिशमेंट की सुलह हो गई फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि अभी आज हामिद मीर साहब की खबर है और मेरी भी कुछ इतलात हैं कि अली अमीन गंडापुर गए हैं, उन्होंने भी इमरान खान को कहा कि आपको बनी गालिब शिफ्ट कर देते हैं, तो उसने इनकार कर दिया। अब इमरान खान कोई राजी, वो बारगेन तो कर जाएंगे, ये मामलात कहीं ना कहीं किसी लोग हैं ना, वो तो देखें किसी न किसी दिन 2 साल 3 साल इस्टेब्लिशमेंट और PTI के मामलात ठीक हो जाएंगे। हाँ, ऐसा ही। तो फिर आप कहाँ खड़े होंगे? आप क्यों प्रोराइज सोसाइटी में एक साइड पे आप हो रहे हैं? ये भी वहीं खड़े होंगे जहाँ आज साकिब निसार सब वही खड़े बात है। अब काजी साहब की जो सपोर्ट इस वक्त कर रहे हैं, आपने भी देखा होगा, वो वकील, वो मीडिया पर्सन जो नून लीग या इस्टेब्लिशमेंट, जिस दिन वो नून लीग के खिलाफ एक फ़ैसला किया, बड़े बड़े लोग जो उनके बड़े हमायती हैं, देखिएगा क्या होंगे। मैं आपको बता, और कई दफ़ा हमने, आप नहीं थे कि नहीं, हमने कई दोस्तों से बात की तो उन्होंने कहा जी, जिस दिन पता है मुझे, उन्होंने कहा जी हम नून लीग जिस दिन नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला हुआ तो हम नवाज शरीफ के साथ खड़े होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो आज काजी साहब जिनको अपना समझ रहे हैं, वो दरअसल काजी साहब के भी नहीं है, ये बात काजी साहब को भी समझना होगी। अच्छा, जो दूसरा एक पहलू है, हम देखते रहे हैं कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के दौर में भी, और इसी तरह जो दीगर जजेस साहिबान हैं, जस्टिस गुलजार हो जाएं, जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस साकिब निसार, हम ख्याल जजेस का एक टोला हमेशा रहा है, और हमने देखा है कि कई जजेस के आपस में इख्तलाफात भी काफ़ी खुलकर सामने आए। जस्टिस बंदयाल के दौर में तो एट द टॉप हम देख सकते हैं कि सीनियर जजेस में आपस में बोलचाल तक ख़त्म हो गई। अब काजी फाइज़ साहब से एक तवक्को हमें ये भी थी कि अपना हाउस इन ऑर्डर करेंगे। जिस दिन ओथ था इनका, मुझे एक सुप्रीम कोर्ट के ही एक फाजिल जज साहब ने, जो आजकल जिनसे शायद काजी साहब भी नाला हैं, उन्होंने बड़ा कहा था कि आपको अंदाज़ा नहीं है काजी साहब ने गुज़िश्ता एक हफ़्ते में ओथ लेने से पहले कितनी ग्रेस का मुजाहरा किया है। मेरा सवाल उनसे था, जस्टिस मुनीब और जस्टिस एजाज़ के ख़िलाफ़ कोई इंतकाम तो नहीं लिया जाएगा? तो उन्होंने कहा था कि आपकी सोच है, जितना काजी साहब ने ग्रेस का मुजाहरा किया है। तो उनसे भी हमारा ये सवाल है, हाँ जी, तो उनसे भी हम ये सवाल करेंगे कि आप अंदाज़ा लगाएं कि आज जो हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस साहिबान जो माजी में काजी साहब के साथ, काजी साहब के हक़ में बात किया करते थे, आज वो ख़ुद मुतासरीन में शामिल हैं और इख्तिलाफ़ात काफ़ी खुलकर सामने आ गए हैं। इसकी अब बुनियादी वजह क्या है, और आप क्या समझते हैं ये मामला अब आगे किस तरफ जाएगा? क्या ये इख्तिलाफ़ात कम होंगे या मज़ीद बढ़ेंगे? क्योंकि अब 6 जजेस के जो ख़त का मामला है, इसके ऊपर तो मामलात मज़ीद बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। देखें, बात ये है कि कुछ जजेस, ये इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो है वो जुडिशल पॉलिटिक्स में चेंज आया है। एक तो कैंप था जो काजी ईसा वर्सेस साकिब निसार के जो करीबी उनका था, माजी में रहा है, लेकिन 6 जजेस के मामले में आपने देखा कि चीज़ें ज़रा डिफरेंट आई हैं। अभी आपने देखा होगा कि मौजूदा जो हैं जस्टिस अतर मिनल्ला और 6 जजेस, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस हैं, ये कभी भी साकिब निसार कैंप के नहीं थे। ये जस्टिस बाबर सत्तार तो उनके वकील थे काजी फैसल साहब, और तारिक जहांगीरी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, ये तो जो मौजूदा लॉ मिनिस्टर हैं, और एहसन बून, इन्होंने इनको जज लगाया और इनके बड़े करीबी दोस्त थे। मोहसिन अख्तर कियानी साहब तो इनको तो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी और इन्होंने जज बनाया।
इसी तरह और जजेस हैं। तो बात यह है कि अब जो है 6 जजेस के मामले में जो काई साहब ने जिस तरीके से इस मामले को हैंडल किया है, तो बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि ये जस्टिस अतर मिनल्ला वर्सेस काजी फैसा एक चीज़ बन रही है। और जस्टिस अतर मिनल्ला आपने देखा कि कई जगह भी तनकीद उनको हो रही है, बड़ी और ठीक ठाक हो रही है। सब बाकायदा तौर पर ट्रोल हो रहे हैं अतर मिनल्ला साहब, और एक ऐसा जज जो चीफ जस्टिस नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, जिसके सामने कोई इस तरह का केस भी नहीं आ रहा, सिर्फ एक नोट की बुनियाद पर, मैं कहूँगा बदकिस्मती के साथ, और उस नोट में भी कोई इतनी ख़ास बड़ी बात नहीं है, वही बातें जो रोज़ कमरा अदालत में उन्होंने कही थी, उस बुनियाद के ऊपर उनका जो रिक्यूज़ल अब एक तरह से सॉर्ट किया जा रहा है, पब्लिक सेंटीमेंट एक बनाया जा रहा है कि ये तो अपनी राय दे चुके हैं। देखिए बात यह है कि जब इस्टेब्लिशमेंट और जजेस की लड़ाई आती है ना आपस में या किसी जज की, तो वकील बहुत से माजी में हमने देखा उन्होंने वो जो जजेस की गलतियाँ थी वो भी भुला दी। आपको पता है इफ्तिखार चौधरी साहब पे क्या क्या इल्ज़ाम थे कि जी पर्चियाँ लेते हैं पेट्रोल की और ये दाखिला कराया बेटे का, लोग भूल गए, लोग उनके साथ खड़े हो गए असूल के ऊपर। अब काजी फैसल साहब का जो अपना केस है, इसमें ये था कि उनकी जो प्रॉपर्टी है डिक्लेयर्ड नहीं है इनकी फैमिली की, ठीक है, जो होनी चाहिए, यानी इन्होंने FBR में नहीं की, लेकिन सबको पता है कि ईमानदार जज है, कोई करप्शन नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो असल मामला है कि इनको टारगेट क्यों किया जा रहा है, एक इनके पीछे जनरल फैज़ है, तो लोग खड़े हो गए। अब जो जस्टिस मोहसिन अख्तर क्या नहीं है, मेन इशू तो मोहसिन अख्तर क्या नहीं क्या है ना, उसके लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। तो सबको पता है कि मोहसिन अख्तर क्या नहीं कि क्यों लोग खिलाफ, क्यों चीज़ें हुई हैं। तो अभी मज़े की बात है, और ये ख़बर भी मैं आपको दे दूँ कि जो जस्टिस काजी फैसा के वकील थे ना, जो इन्होंने केस कंटेस्ट किया, वही गालिबन जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी को अगर कोई बात हुई तो वही होंगे। और फिर हाँ, ये देखिए, हमें मज़ाहिर नकवी का मामला डिफरेंट था। मज़ाहिर नकवी को आपने निकाला, उनके साथ कोई वकील नामवर नहीं खड़ा हुआ, हामिद खान ग्रुप भी नहीं खड़ा हुआ, ये ग्रुप भी नहीं खड़ा हुआ। वजह एक तो उनकी जलाली तबीयत थी, उन्होंने सारे जज नाराज़ कर दिए। दूसरा मसला ये हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने माजी में उनके तल्लुकात ठीक से रहे, जिस तरह उन्होंने मुशर्रफ को अल्ताफ़ हुसैन पे पाबंदी लगाई, इस तरह और भी की जो मुशर्रफ की सज़ा वाला मामला। लेकिन जो ही उन्होंने PTI के सहार में या जो भी उन्होंने कहा कि इलेक्शन कराओ, और जलाली तबीयत मोहसिन नकवी साहब से उनकी दोस्ती तल्लक रिश्ते, वो भी नाराज़ कर गए कि जी नहीं, आइन और कानून की बात, उन्होंने कहा जी PTI के मामले, तो उनके साथ क्या हुआ। देखें बात यह है कि वो एक और थी मज़ाहिर नकवी का मामला, एक तो उनकी अपनी स्ट्रेटजी गलत थी, दूसरा उनके साथ कोई। मोहसिन अख्तर क्यानी का मामला ज़रा डिफरेंट, सुप्रीम कोर्ट में डिवीज़न है, हाई कोर्ट में डिवीज़न है, मेजॉरिटी हाई कोर्ट जो है वो भी समझती हैं कि ये इंटरफेरेंस के मामले में एक डेटर्स बनना चाहिए, कोई नहीं चाहता कि कोई इस पर सज़ा हो किसी को, लेकिन फ्यूचर के लिए ताकि जुडिशरी अपने पैरों पे खड़ी हो। तो ये जो जिस तरीके से काजी साहब ने इस मामले को हैंडल किया, आपने देखा 6 जजेस को लेटर, यानी इंक्वायरी को पहले आप प्राइम मिनिस्टर से पहले आप अटॉर्नी जनरल लॉ मिनिस्टर से मिल रहे हैं, हाँ आपको पता है, फिर फुल कोर्ट में आप मीटिंग करते हैं, वो भी टी रूम में कोई बात ऐसी हुई है जो अब हिस्ट्री में आएगी कि क्या हुई थी जिसकी वजह से इतना फुल कोर्ट मीटिंग हो गई, और वो फुल कोर्ट मीटिंग चलती रही। उसमें अब जो बातें आई बाहर, और वो कि किसी ने कहा कि जी वो हमारे हीरो हैं, तो आगे से उनको जवाब आया कि किस तरह है, तो और वो भी अब जो कुछ 2 घंटे में हुई बातें, वो मेरा ख्याल है कि जो पैगाम देना था कि जुडिशरी के मामले में वो नहीं दे सके। क्या वजह थी काजी फैसा इस मामले को क्यों डिफेंसिव रहे 6 जजेस के मामले में? लोग तो ये कह रहे हैं कि जी कहीं ऐसा ना हो कि उनकी जो मौजूदा इस वक्त जो एक्सटेंशन वाली बातचीत चल रही है, कहीं वो समझ रहे थे कि ये इफेक्ट ना हो। हालांकि मैं समझ, आपको लगता है इसमें कोई सदाकत है एक्सटेंशन वाले मामले के ऊपर? अब तो बहुत ज़्यादा लोग दावे करने लग गए हैं, अगर हम बात करें तो कह रहे हैं कि हकीकत में ये बात और शायद आग दोनों तरफ लगी हुई है। हाँ, ये बात वैसे हमें भी पता चली है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बात यह है कि जो काजी फैसल साहब के हामी वकील हैं, मेरी कल इंडिपेंडेंट ग्रुप के सरकर्दा एक बंदे से बात हुई वकील, तो उसने कन्फर्म किया है जी हाँ, क्योंकि देखें ये जो वकील होते हैं ना, जो बहुत खबरें यहाँ से ही मिलती हैं, और ये कोई नहीं आपको देता। ये जो काई साहब के लेटर और ये चीज़ें भी हमें, हालांकि काई साहब नहीं देते थे, वकील भेज देते, अब भी जो चीज़ें हैं वकील ही देते। वो बता रहे हैं कि हाँ जी ये बात है। अच्छा है। इसी तरह और भी कई लोग जो मुक़्तदर हल्कों के करीब हैं, बड़े उनके करीब ही रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि जिस तरह आप कह रहे हैं आग दोनों तरफ लगी हुई है, तो वो
भी कहते हैं हाँ इसमें हकीकत है, ये बात हो रही है। कुछ और बात भी है कि सीक्रेटली बातें हो रही हैं, लेकिन हुकूमत कहती है जी ऐसी अभी फ़िलहाल बात नहीं है। काजी फैसल साहब खामोश हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि रूमर्स ऐसे नहीं है, बात तो चल रही है। पहले एक होता था कि हर चीफ जस्टिस को ना एक दाना दिया जाता था कि थोड़ा सा ये मुश्किल टाइम है, 5-6 महीने इनको इसी तरह लगा के रखो। इस दफ़ा थोड़ा सीरियस मुझे लग रहा है, क्योंकि काजी साहब की नेचर का भी उन्हें अंदाज़ा है और सबको। और एक ही पॉइंट है कि अगर पीटीआई के साथ इसी तरह पॉलिसी रखनी है तो उनके पर्सपेक्टिव से में जस्टिस काजी फैसल से नेमल बदल कोई नहीं है। जो अपने इमेज को हट के जो भी वो जो समझे अपने जहन में वही चले, तो उसमें तो वो चलाएंगे। और मेरा ख्याल है कि एक्सटेंशन की जो बात है कहीं ना कहीं तो हो रही है। अच्छा, अब ये कहाँ तक ये कहते हैं वो ठिकाने, यानी लॉजिकल एंड क्या होगा, आखिर में क्या होगा, वो बेल क्या वो कहते हैं बेल चढ़ेगी, वो मामला जो है ये मुझे नहीं पता कि आखिर में क्या होगा। अगर ये मामला पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात शुरू हो गए, फिर उन्हें क्या ज़रूरत है, फिर मुझे पता है ना, फिर क्या ज़रूरत है, वो पूरी जुडिशरी को नाराज़ करें। और मज़े की बात है या तो ये है कि ये जो एक्सटेंशन वाला मामला है इसमें दो ऑब्जेक्टिव है ना। एक ऑब्जेक्टिव तो ये है कि जी जस्टिस काजी फैसल 3 साल ले लें, सिस्टम स्मूथली चले, जो ये सारे इदारे एक पेज पे हों, बार, एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत, अदलिया। दूसरा ये है कि जो जैसे मुनीब हैं, जैसे आयशा हैं, वो पेज एंटी जैसे शायद वही हैं, वो पेज नहीं, वो ये है कि जिस तरह चल रहा है स्टेबिलिटी इसी तरह चले, 2 साल मामला चलाए जाए। अब पीटीआई की मैं वही कह रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी अगर पीटीआई के हवाले से चेंज होगी तो फिर क्या होगा, सब किधर जाएंगे। और इसमें नहीं, लेकिन वो फिर गुस्सा, फिर वही बात आएगी, फिर जैसा मज़ाहिर नकवी साहब ने किया कि वो इलेक्शन वाले मामले में कि जी ऐसी, आपको पता है जनरल फैज़ के कौन करीब थे, साकिब निसार कैंप जनरल फैज़ के करीब था। जस्टिस काजी फैसल को निकालने में जनरल फैज़ का और उन जजेस का रोल इकट्ठा था, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे पीटीआई के एक मिनिस्टर ने बताया था जब ये फैसला आया था 19 जून 2020, ये मामला एफबीआर को भेजना 7/3 से, तो हाँ, मैंने उन मिनिस्टर साहब से कहा, मैंने कहा यार हमारी थोड़ी जो है वो कैलकुलेशन गलत हो गई है। वो कह तो हंसा मैं कि जी किस तरह, मैंने कहा हम समझ रहे थे कि 5-5 से होगा ना, तो पिटीशन या डिसमिस होगी 5-5 से या 6-4 से। और सिजाद अली शाह का भी कहते थे कि वो भी इधर ही हैं। तो उसने मुझे कहा कि वो ज़रा फैज़ साहब ने बड़ी मेहनत की थी। अब मुझे समझ, और ये मुझे याद है फैज़ साहब ने बड़ी मेहनत की। अब फैज़ साहब ने क्या मेहनत कोई केस में की थी, कौन से आर्गूमेंट किए थे कि फैज़ साहब ने मेहनत, और ये कोई मेहनत की थी ना जो आज 6 जजेस के साथ। और मैं कहता हूँ इसकी शुरुआत जो लोग कहते हैं ना जी बंदयाल साहब और काजी जो साकिब निसार, ये ज़िम्मेदार, इन्होंने अगर उस वक्त ये इस्टेब्लिशमेंट की मदद ना ली होती काजी फैसल को निकालने में, और उससे पहले पनामा, और नहीं पनामा के बाद अपनी जुडिशरी के अंदर लड़ाई जो शुरू हुई। अब तो जनरल बाजवा की स्टेटमेंट है कि अंदर से जजेस हमें कहते थे कि काजी फैसल के खिलाफ रेफरेंस लाओ। अगर ये ना करते तो आज में भी जुडिशरी में तकसीम ना होती। अब वो तकसीम उसी तरह ही है, जैसे मुनीब और जैसे काजी फैसल अब क्यों हैं वो मामलात, अब जहाँ 9 एज पे पहुँच गए हैं वो अब दोबारा नहीं हो सकते। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि एक्सटेंशन अगर हुई तो सबसे अहम रोल जैसे मंसूर अली शाह का, वो क्या करेंगे, वो खामोश रहेंगे। अगर ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बन गया है, उसमें तो 3 जजेस का बड़ा रोल होता है। वो और जैसे मुनीब अख्तर अपने जॉइंट हैंड अगर वो किसी मामले में करते हैं तो फिर क्या होगा काजी साहब, क्या फिर ऐसा ना हो कि उस कानून को रिपील कर दिया जाएगा, फिर चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट कर दिया जाएगा। अमलन लोगों, वैसे लोग अंदर के बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बन गया है, लेकिन मनमानी जो एक ख्वाहिश है वो चीफ जस्टिस की ही चल रही है। सर प्रैक्टिस तो ऐसी और ही क्योंकि रही है वो ना। रिश्तार प्रपोजल बनाता है और उसके तहत ही होता है। लेकिन जैसे मंसूर अली शाह मेरा ख्याल है सबसे अहम चीफ जस्टिस हैं। अगर उनकी मर्ज़ी के बगैर ये सारा कुछ होगा, एक्सटेंशन और ये चीज़ें, तो बहुत सा फ़र्क आएगा। आपको देखिएगा चीज़ें बहुत होंगी। ये बेहतर यही है कि अगर कुछ करना भी है तो सारे जजेस को ऑन बोर्ड करें कम से कम जो। लेकिन मेरा ख्याल है एक और जो ज़्यादती है कि आप अभी ये साल 2 के लिए अगर हुकूमत चेंज हो जाती है, वो फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अगर चेंज करके जैसे मुनीब और उनको फिर टाइम दे दे, तो फिर ये क्या होगा, अदलिया तो कमज़ोर हो गई ना। बिल्कुल। और अगर ये शुबा मिलेंगे ना, ये तो और अगर ये कहते हैं कि जी ये कैंप को हटाने के लिए काजी साहब के साथ अगर किसी ने ज़्यादती की, वही ज़्यादती उनके मुखालिफ कैंप से होगी, तो अदलिया का तो नुकसान हो गया ना। बिल्कुल। और आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट आधी भरी पड़ी है उनके ख्यालों, उनके हम ख्याल दोस्तों जजेस के। इस वक्त मसला क्यों आ रहा है, लाहौर हाई कोर्ट से क्यों नहीं जज ला रहे ऊपर, आपको भी पता है।
क्योंकि साकिब निसार, अजमत सईद, जसर एजाज, उमर रज़ा बंदयाल, उनके कैंप के लोग वहाँ बहुत हैं, मतलब उनकी सोच की जजेस बहुत हैं। तो ये सारी जुडिशल पॉलिटिक्स जो है ना, इसमें बड़ी अनफॉर्चुनेट है। और एक तरफ वो जज कैंप है जो साकिब निसार, एक जस्टिस अतर मिनल्ला। अब जस्टिस अतर मिनल्ला के दो बहुत करीबी जज हैं, जैसे याही अफरीदी और जैसे मंसूर अली शाह। अब उन्होंने भी दोस्तों के इम्तिहान में डाला होगा क्या है वो कहीं वो कॉलिन पावल की तरह आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, कि अब मेरे साथ हैं या जैसे काजी भाई था, तो उनका रोल बड़ा होता इंपॉर्टेंट है, मंसूर अली शाह और जैसे याही अफरीदी। बेहतर तो ये है कि अपने मामलात अतर मिनल्ला माजी में 3 महीने जब तक आप काजी फैसा के साथ बेंच में खड़े रहे, मुझे बताएं किस मामले में उनको क्रिटिसिज्म का सामना हुआ? वो तो जब बेंच से हटे तो मसले बने। और सब बाकायदा तौर पर अब तो नज़र आता पता है कि उनको लोगों की सोच, और उनको पता है कि ये बैलेंस, ये जो चीज़ें हैं, जो पॉलिटिकल केसेस हैं, इनको कैसे हैंडल करना है। और उन्होंने अगर वो रहते और ये 13 जनवरी का फैसला ना आता और काजी फैसा का नाम तारीख में किसी तरह भी ना, फिर मीडिया पे क्रैकडाउन होता ना, 6 जजेस की मामला आता। लेकिन अच्छा, एक और दूसरी लोग कहते हैं, वो कहते हैं जी अगर वो निशान ना लिया जाता तो वो इलेक्शन ना होता, फिर क्या करते कायद? तो मैंने कहा ये तो नहीं है ना काम, ना होता इलेक्शन, इससे तो बेहतर था इलेक्शन ना होता। अब फॉर्म 45, 47 वाली असम्बली आके आप कोई एक्सटेंशन या कोई लेजिस्लेशन पास करेगी, इसकी मॉरल हैसियत क्या रहेगी? सबको पता है पिंडी डिवीज़न में और आगे पीछे क्या हुआ है, और जो अभी ज़िमनी इलेक्शन कल परसों हो रहे हैं, फिर क्या होगा? और दूसरी बात है कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो पिटीशन पड़ी हैं, ये जजेस जिनको हाई कोर्ट में डिप्यूट किया गया, ये वो जजेस अगर 2-4 कहेंगे कि जी पीटीआई का मौक़िफ़ ठीक है, फॉर्म 45 वाला जो रिज़ल्ट है वो डिफरेंट था, फॉर्म 47 वाला डिफरेंट था, फिर क्या होगा? तो क्यों नहीं टेकअप हो रहे ये मामलात? ना धांधली का मामला टेकअप हो रहा है, ना मखसूस नशस्तों का मामला। इतनी अहम आइनी दरख्वास्तें हैं, अपीलें हैं, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हमारे चीफ जस्टिस पहले तो ईद की तातीलात हैं, उसके बाद फिर वो चले जाते हैं लाहौर, फिर जाते हैं कराची, और अब इस माह के आखिर में वो आएंगे वापस। तो आपको क्या लगता है क्यों कर इस मामले में इतनी ताख़ीर बरती जा रही है, और इसके किस कदर नुकसानात आप देख रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि जस्टिस काजी फैसा जो है ना, वो उनको अपने साथ ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। देखें, ये सारी चीज़ें तारीख मान जाएंगी। एक चीज़ जो है ना, अब जिस आसिफ सईद खोसा साहब को फरोग नसीम साहब कहते हैं, मुझे बुला के कहते थे कि यार वो 68 साल सारे जजेस की करो, और ये नीचे नालायक जज आ रहे हैं। अब बात यह है कि वो ये चीज़ें बाहर निकल आती हैं 2 साल बाद, 3 आपके फेलो जजेस फ़िलहाल चुप होंगे, वही बाहर बात कर देंगे। तो बेहतर ये है कि इन चीज़ों से वो मामलात से हटें, भरा मेला छोड़ देना चाहिए। अगर वो अगर उनकी एक्सटेंशन सारे स्टेक होल्डर मानते हैं, पीटीआई समेत, जैसे मुनीब समेत, फिर तो किसी की कोई एतराज़, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं। इसका नुकसान उनको अपने ऑलरेडी हो चुका है और मज़ीद होगा। और जो आप कह रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, अब जिस तरह अबू ज़र सलमान न्याज़ी, आपको पता है गुलजार अहमद साहब के दामाद हैं, वो कहते हैं कि जी बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ रही है और जो ये एक्सटेंशन वाला मामला ये उसके साथ नथी है, क्योंकि अगर ये रिज़र्व सीट ना मिलती, उन्होंने नेक्सस का वर्ड यूज़ किया। हाँ, नेक्सस है, क्योंकि रिज़र्व सीट ना मिलती। अब देखें ना, इसकी मॉरल, जजों के पास मॉरल अथॉरिटी होती है, उनके पास तो कोई गन वाले नहीं होते। अगर वो मॉरल अथॉरिटी ही नहीं है और ऐसी असम्बली जो रिज़र्व सीट माले गनीमत में मिली हुई है, पीटीआई की और दूसरों को मिल गई, उससे आपको मिल भी गए तो क्या उसकी हैसियत बनी? अच्छा, लास्टली मुझे ये बताएं कि अब फुल कोर्ट मीटिंग्स हुई हैं 2, एक तरफ बात हो रही है जो फुल कोर्ट अगर बनता है इस मामले के ऊपर, 6 जजेस के ख़त के मामले के ऊपर, उस पर हो सकता है हुकूमत की जानिब से जस्टिस अतर मिनल्ला पर रिक्यूज़ल का मुतालबा आ जाए कि वो रिक्यूज़ करें क्योंकि अपनी राय दे चुके हैं। दूसरी जानिब 2 फुल कोर्ट मीटिंग्स हुई हैं, उनके मिनट्स ऑफ द मीटिंग अभी तक जारी नहीं हुए। मैंने अभी वेबसाइट देखी है सुप्रीम कोर्ट की, 26 मार्च को आखिरी मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के थे वो जारी हुए हैं। फुल कोर्ट मीटिंग के मिनट्स अभी तक जारी हमें नहीं देंगे, लेकिन वो जजेस को भी मज़े की बात है, सुने नहीं मिले। इतलात ये है कि कहीं अभी तक 2 दिन पहले तो कोई जारी नहीं हुए थे फुल कोर्ट में। अब जो ये बात होगी, ये होगी जब जस्टिस अतर मिनल्ला पे एतराज़ होगा, तो वो जो वकील हैं, जो 6 जजेस के हामी हैं, वो कह रहे हैं कि हम ये एतराज़ करेंगे कि 6 जजेस के लेटर जो फुल कोर्ट मीटिंग हुई है 2, उसके मिनट्स भी जारी करें, हमें पता चले कि कौन किस जज ने क्या बातें की हैं। और दूसरी बात ये है कि जो 1-to-1 मीटिंग हुई काजी साहब की,
तो वो जजेस के 6 जजेस। हाँ 6 जजेस, तो वो है मसले हैं वो फुल। देखिए काजी साहब जो हैं वो इस मामले को, जिस तरह ये जो आर्डर था, आपको पता है ये जो जस्टिस अतर मिल्ला का नोट और ये सारा आर्डर, ये अभी तक सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे नहीं है। देखें ईद से पहले, हमें पहले तो ये असनाद साहब ने ही सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी ईद से पहले, बल्कि हमें भी इन्होंने एक दफ़ा वर्किंग डे चौंका दिया था। और कापी ब्रांच में आर्डर मौजूद था, कापी ब्रांच में मौजूद था, आर्डर अपलोड नहीं किया गया। आप बताएं वजह क्या है, अभी तक क्यों नहीं किया गया? एक तवील अरसा गुजर चुका है और इसमें तो शकूक व शुबहात, बिल्कुल शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं। और यही वजह है जो शफाफियत हम एक्सपेक्ट कर रहे थे चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा से, वो अब हमें कहीं खोती हुई नज़र आ रही है। बहरहाल देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा। इंतहाई अहम दिन अब आने वाले हैं और चीफ जस्टिस का जो दौर है उसको मुख्तसरन और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से असनाद साहब ने आपके सामने रखा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो से इतना ही। मुझे और असनाद मलिक साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।